Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में जो मोस्टली स्टूडेंट्स को ट्रिकी लगते हैं और वो है सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। तो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा मतलब डिटेल्ड और वास्ट सिलेबस वाले सब्जेक्ट्स हैं, तो हम इनको कैसे कवर कर सकते हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आप ये समझो कि जो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी इनका नर्सिंग में यूज़ क्या है, ठीक है? इनको सिलेबस में यूज़ क्यों मतलब इंक्लूड ही क्यों किया गया है? आपके दिमाग में ऐसा बहुत बार आता होगा। तो ये समझो कि जो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों को ऐसे ही इंक्लूड नहीं किया गया है आपके सिलेबस में। सोशियोलॉजी आपको समझाती है कि आपको कैसे कम्युनिटी से डील करना है, कैसे आपको सोसाइटी में रहना है, कैसे सोसाइटी के नॉर्म्स जो होते हैं वो नर्सिंग में क्या इफ़ेक्ट डालते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें समझाने के लिए ही सोशियोलॉजी को ऐड किया गया है। वहीं साइकोलॉजी भी आपकी वो है ह्यूमन साइकोलॉजी, जो हमें बताती है कि हमें एक एक सामने वाले इंसान से कैसे हमें डील करना है, कैसे-कैसे लोगों की मेंटालिटी हो सकती है और उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको कैसे अपने इमोशंस को सप्रेस करके सामने वाले इंसान की बात सुननी होती है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको साइकोलॉजी सिखाती है। और ये सब्जेक्ट्स अभी फर्स्ट ईयर में मे बी आपके उतने काम ना आए, काम तो आएँगे ही अगर आप इनको क्लिनिकल प्रैक्टिस में अच्छे से यूज़ करोगे तो। और ये आपके आगे जब आप एज़ अ नर्स काम करोगे तो ये सब्जेक्ट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, मतलब आपको एक्चुअल में इनका क्या यूज़ है तब पता चलेगा। अभी भी अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए जाते हो तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। इनमें जो टेक्निक्स बताई गई हैं उनको यूज़ करके आप काफ़ी मतलब चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हो अपने क्लिनिकल टाइम पे। जैसे पेशेंट से लड़ाई-झगड़ा होना एक बहुत ही नॉर्मल बात है। अगर आप किसी भी क्लिनिकल साइट पे जाते हो काम करने के लिए तो वहाँ पे आपको दिख जाएँगे काफ़ी सारे लोग जो देखो जिसका पेशेंट होता है, जो अटेंडर्स होते हैं तो उनको लगता है कि हमारे पेशेंट की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है एंड बाकी का जो हॉस्पिटल स्टाफ है वो क्या करे, बट हमारी भी जो फॉर्मेलिटी होती है वो हमें पूरी करनी होती है। तो उस टाइम पे हमें पेशेंट से कैसे डील करना होता है, ये सारी चीज़ें हमें सिखाती है सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। अब मेन पॉइंट कि इनको पढ़ें कैसे? देखो, अगर हम सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी को डायरेक्ट बुक से पढ़ने बैठते हैं तो हमें ये काफ़ी ज़्यादा वास्ट लगते हैं, क्योंकि इनमें चैप्टर्स सच में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में दिए हुए हैं, तो इनको डायरेक्टली पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप लोग इनको थोड़ा छोटे-छोटे टॉपिक्स में तोड़ के पढ़ सकते हो। जैसे जैसे आपका एक सब फर्स्ट चैप्टर ही ले लो फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी में, तो जिसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, फिर उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस वगैरह दिए हुए हैं साइकोलॉजी के, ठीक है? उसके बाद सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, तो इसको आप तोड़ सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक बार में पूरा चैप्टर लेके बैठ जाओ, सिग्निफिकेंस पढ़ लो, उसके बाद इंट्रोडक्शन में क्या कैसे इवॉल्व हुई साइकोलॉजी उसको अलग से पढ़ लो। और ऐसा ही आप सोशियोलॉजी में कर सकते हो। जैसे सोशियोलॉजी में आपका एक चैप्टर है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर इतना बड़ा है ना कि इसको आप अगर अच्छे से पूरा दिन बैठ के पढ़ोगे तब भी ये चैप्टर एक दिन में खत्म नहीं होगा। खत्म हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो सारे टॉपिक्स ऐसा लगता है जितने टॉपिक्स थे बन सकते थे ना, सब उठा के एक ही चैप्टर में रख दिए। तो इस चैप्टर को भी आप अपने अकॉर्डिंग टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हो और आप थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ सकते हो। अगर मैं बात करूँ कि आप इनके नोट्स कैसे बना सकते हो, तो नोट्स बनाने का फ़ॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। अब पूरे-पूरे चैप्टर्स के मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप नोट्स बनाओ, क्योंकि ऐसा तो आपका पूरा बुक में ही लिखा हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं है अगर आप पूरा-पूरा चैप्टर्स उसमें छाप रहे हो। नोट्स बनाने के लिए आप उन टॉपिक्स पे फ़ोकस करो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़, जैसा आपकी बुक में दिया हुआ है ना, बुक में तो आपका काफ़ी सिम्प्लीफाइड करके दिया ही हुआ है, तो आप उसमें वो टॉपिक सेलेक्ट करो जो आपको नहीं आते हैं, उनके नोट्स बनाओ। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो नोट्स बना रहे हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंसाइज़ फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, क्योंकि नोट्स ऐसे होने चाहिए कि जब आप रिवाइज़ करो तो आप उनको जल्दी से रिवाइज़ कर लो, क्योंकि पढ़ना अगर आपको रहेगा तो आप बुक से भी पढ़ लोगे, ठीक है? उनको कंसाइज़ वे में लिखो, थोड़ा छोटा-छोटा करके। और जो आप नोट्स बना रहे हो, जैसे आपने पूरे चैप्टर के कुछ नोट्स बनाए, मान लो पूरा चैप्टर आपने बनाया, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, आपने पूरे चैप्टर के नोट्स बनाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो आपके 4 से 5 पेज में नोट्स बन गए हैं, ठीक है? और उसमें भी आपने सिर्फ़ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं। उसके अलावा जो अब आपने पूरा लिख लिया है, ठीक है? जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उस चैप्टर पूरा खत्म होने के बाद आप केवल एक सिंगल शीट पे उस पूरे चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट्स थे वो आप नोट्स कर लो, ताकि जब आपके पास नहीं टाइम है ना, तो आप केवल वो एक पेज जो आपने बनाया है उसको रिवाइज कर लो, तो आपको एटलीस्ट पूरा आइडिया लग जाए कि चैप्टर में क्या क्या था और क्या इंपॉर्टेंट था, ठीक है? तो ऐसे टाइप्स मतलब ऐसा करके भी आप
जल्दी से उस चैप्टर को कवर कर लोगे और लास्ट टाइम में रिवीजन में ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। इनको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसी बात नहीं है कि आप इनको एक ऐसे देख के तुरंत बना सकते हो, क्योंकि आपको पूरा चैप्टर पहले पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। उसके बाद जब आपको पता चल जाएगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही, और उनमें जो की पॉइंट्स हैं वही आपको लिखने हैं लास्ट पेज पे, जो एक आप समरी टाइप का बनाओगे, तो वो आपका काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्जाम टाइम पे। और सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में आप यूज कर सकते हो फ्लो चार्ट्स का, डायग्राम्स का, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी में जो टर्मिनोलॉजी दी हुई है ना, वो आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि उस टर्मिनोलॉजी से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके वन वर्ड वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जो फिल करने के लिए आते हैं, सेंटेंसेस में कुछ लाइन्स फिल करने के लिए आती हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके साइकोलॉजी में आ सकते हैं। तो इसीलिए आपको टर्मिनोलॉजी पे बहुत ध्यान देना है। आप चाहो तो उसको एक साथ लिख भी सकते हो, कहीं पे वॉल पे पेस्ट कर लो, या फिर आपकी बुक में दी गई हुई है, आपको बुक से पढ़ने में कंफर्टेबल लग रहा है तो आप उसको डायरेक्ट बुक से पढ़ लो, पर एटलीस्ट उसको पढ़ लेना, ठीक है। जो नोट्स बना रहे हो, आपको मैंने बताया कि आपको पूरा चैप्टर पहले तो नहीं लिखना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही लिखो। अब आप बोलोगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता कैसे चलेंगे, तो पीवाईक्यू से आपको पता चलेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, एनालाइज करो कौन से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक्स ज्यादा पूछे गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप देखो, ठीक है। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहे हैं तो आप ऑनलाइन एक तो उनको सर्च कर सकते हो, ऑनलाइन नहीं मिलते हैं तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दूसरी चीज़, आप अपने कॉलेज की लाइब्रेरी, जो भी लाइब्रेरी रहेगी, वहाँ पे जाके चेक करो, वहाँ पे आपको बुक्स मिल जाएंगी जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी सारे दिए हुए थे, मतलब काफ़ी सारे पेपर्स मिल जाएंगे आपको, काफ़ी सारे सेट्स मिल जाएंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चंस को मुझे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, जैसे आपको मैंने बताया कि आपको लास्ट में एक पेज रेडी करना है, समरी पेज, जिसमें आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करोगे उसमें, और उसमें आप जो निमोनिक्स वगैरह है वो भी ऐड कर सकते हो, ताकि आपको याद रहें चीज़ें लॉन्ग टाइम तक। और हाँ, निमोनिक्स बहुत ज़्यादा मत बनाना, अगर बहुत ज़्यादा निमोनिक्स बनाओगे तो आप आपस में निमोनिक्स में ही कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा निमोनिक्स किस टॉपिक के लिए था। तो ऐसा भी नहीं करना है आपको। जो चीज़ें जितना सिंप्लीफाई हो सकती है उनको उतना सिंप्लीफाई कर लो, पर बहुत ज़्यादा सिंपल करने के पीछे मत भागो, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी के पीछे भागोगे तो आपकी जो चीज़ें हैं जो सिंपल हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा चीज़ें सिंपल हो जाती हैं तो वो भी हमारे दिमाग में नहीं टिकती हैं, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो। ग्रुप स्टडी का मैंने आपको पहले भी बताया था। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमें पढ़ने से नहीं क्लियर होते हैं। काफ़ी बार हम अगर अपने वीडियो लेक्चर्स देखते हैं तब भी क्लियर नहीं होते। बट ग्रुप स्टडी में अगर 4 लोग हमें वही चीज़ बताते हैं तो हमें ईज़िली क्लियर हो जाता है। तो आप वो मेथड भी ट्राई कर सकते हो। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा टफ लगे, बट अगर आप इनको अपने नर्सिंग से रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएँगी। दूसरी चीज़, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपकी पेशेंट केयर को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव और होलिस्टिक बनाते हैं। मतलब अगर आप इनको यूज़ करते हो तो आप रियली में अपने क्लिनिकल साइट पे बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, बहुत अच्छे से पेशेंट केयर और एडजस्टमेंट वहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अभी तो आप स्टूडेंट हो, थोड़ा-सा काम करोगे क्लिनिकल साइड पे तब आपको पता चलेगा कि वहाँ पे क्या-क्या सीन, मतलब क्या-क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा भी हो जाता है काफ़ी बार तो, क्योंकि ना पेशेंट हमारी बात समझ पाता है ना हम उनकी। बट अगर हम अपनी पढ़ी हुई साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन सब चीज़ों को अप्लाई करेंगे वहाँ पे तो उतनी प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। एंड देखो, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपको पढ़ना वैसे ही है, बस इसको टाइमली रिवाइज़ करो। ऐसा नहीं है कि अब कल एग्ज़ाम है और आप आज रात को पढ़ने बैठ रहे हो तो चीज़ें कहाँ से आपके काम आएँगी। आप डेली-डेली थोड़ा पढ़ो। दूसरी चीज़, रिवीज़न ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप रिवाइज़ नहीं करते हो तो वो चीज़ें आपके लिए टफ़ हो जाती हैं। तो आपको डेली रिवाइज़ करना है, डेली पढ़ना है, थोड़ा-थोड़ा पढ़ो बट डेली पढ़ो। जो आपके एग्ज़ाम में भी काम आएगा, आपके क्लिनिकल में भी काम आएगा और आपकी डेली लाइफ़ में भी काफ़ी काम आएगा। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर भी कर सकते हो। बाकी आपको और किसी सब्जेक्ट में डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड एग्ज़ाम में कैसे लिखना है उसके ऊपर भी मैं जल्द ही वीडियो ला दूँगी। और अगर उसके अलावा आपको कोई और वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो तब तक पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।